गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रेमचंद के फटे जूते। इसमें आप लोग पढ़ चुके हैं कि लेखक किस तरह से उनके फ़ोटो को देखकर कहते हैं, फ़ोटो में फटे जूते को देखकर कहते हैं, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते और हम पर्दे पे कुर्बान हुए जा रहे हैं। अब लेखक ऐसा क्यों कहते हैं? लेखक के मन में इसके लिए बहुत शंकाएं हैं कि आखिर क्यों उन्होंने फटा जूता पहना और फटे जूते पहनने के बाद भी उनके चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कान छाई हुई है। अब लेखक कहते हैं, तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। अर्थात लेखक यह समझ नहीं पाते कि किस तरह से प्रेमचंद जी फटा हुआ जूता पहनकर फ़ोटो खिंचवा लिए हैं। लेखक ऐसा नहीं कर सकता, चाहे उनकी कहानी, उनकी जीवनी, उनकी कथा बिना उनके फ़ोटो के ही छप जाए। अब लेखक कहते हैं, तुम्हारी यह व्यंग भरी मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यह? लेखक उस मुस्कान का विश्लेषण करने पर तुले हुए हैं कि उनकी व्यंग भरी मुस्कान क्यों उनके चेहरे से चिपकी है, जो कि लेखक का हौसला जो है वह पस्त कर देती है। इसका मतलब लेखक समझ नहीं पाते कि यह कैसी मुस्कान है, किस बात पर वो मुस्कुरा रहे हैं। क्या होरी का गोदान हो गया? होरी, जिसकी यही आकांक्षा थी कि वह एक गोदान कर ले, तो क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में सुअर हल्कू का खेत चढ़ गए? या सुजान भगत का लड़का मर गया? क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते थे। नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। इसीलिए तुम्हारी मुस्कान व्यंग भरी मालूम होती है। फिर लेखक उसका जूता देखते हैं और कहते हैं, कैसे फट गया यह। मेरे जनता के लेखक, चूँकि प्रेमचंद जी सभी के लिए, सभी के कष्टों पर, सभी की भावनाओं पर लिखा करते थे, इसीलिए उन्होंने कहा, कैसे फट गया यह मेरे जनता के लेखक। क्या तुम बहुत चक्कर काटते रहे? क्या तुम बहुत ज़्यादा ही घूमते रहे? क्या बनिए के तकादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? मान लो बनिया तुम्हारा पीछा कर रहा हो पैसे के लिए, उससे छिपा कर घूम घाम कर तुम मील 2 मील चक्कर लगाकर लौटते रहे, इसीलिए तुम्हारा जूता फट गया है। लेकिन फिर लेखक सोचते हैं, चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, तला घिस जाता है। उसी समय कुंभन दास की एक बात याद आ गई उन्हें। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सिकरी जाने आने में घिस गया था। इस बात का उन्हें बड़ा पछतावा हुआ। तब उन्होंने क्या कहा, आवत जात पन्हैया घिस गई, बिसर गयो हरिनाम। मतलब पन्हैया मतलब जूता। आने जाने में जूता ऐसा घिस गया कि पैर में जो दर्द हो रहा था घिसने के कारण, उससे हरि का नाम, भगवान का नाम भूल गया। वो हरि का नाम भूल गए उस दर्द में। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत हैं, तिनको करबो पड़े सलाम। जिनको देखकर इतने शक्तिशाली लोग हैं, तो
उन्हें बुलाकर जो कुछ देते थे उसे देखकर कहते हैं, जो उन्हें पसंद भी नहीं थे वो भी बुलाकर उन्हें कुछ देते, तो जिनके देखे दुख उपजत हैं तिनको उनको भी उनसे कुछ लेने पर सलाम करना पड़ता था, प्रणाम करना पड़ता था। तो यहाँ लेखक ने कहा है कि जिसे बुलाकर कुछ देने वालों के विषय में ही यह बात कही है कि जिनको देखने से दुख उठाने पड़ते थे उन्हीं को सिर झुकाकर उन्हें सलाम करना पड़ता था। चलने में जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता फट कैसे गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे और कोई चीज जो परत सदियों से जमी गई है उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। शायद कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया होगा और उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे, लेकिन तुम नहीं निकले। अब लेखक को लगता है शायद कोई ऐसी चीज़ होगी काफ़ी सख्त सी जो सदियों से परत दर परत जमी होगी, शायद कोई कुरीति, शायद कोई ऐसी बात जिसे वो पैर से ठोकर मार मार कर अपना रास्ता ढूंढते रहे और जूता फाड़ लिया। शायद कोई टीला ही हो रास्ते में, उस पर अपना जूता आजमा लिया उन्होंने, जो उनका जूता फट गया। अब लेखक कहते हैं कि प्रेमचंद जी उसे बचाकर उसके बगल में से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो सकता था। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती हैं। अर्थात लेखक को पाँव से नहीं मारना चाहिए था, उसे बचाकर उसे ठोकर नहीं मारना चाहिए था, उससे बचाकर बगल से निकल जाना चाहिए था, क्योंकि हर नदी पहाड़ नहीं फोड़ती है। बहुत से लोग कठिनाइयों से रास्ता बदलकर घूमकर भी तो निकल जाते हैं। उन्होंने कठिनाइयों को ठोकर क्यों मारी? परसाई जी के नज़र में प्रेमचंद जी समझौता नहीं कर सके, तो वो क्या कहते हैं, क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। अब लेखक होरी से उनकी तुलना करते हैं, क्योंकि बहुत नेम धर्म से रहने वाली थी और जिसकी हार्दिक इच्छा थी गोदान। तो उसी तरह लेखक की भी कमजोरी तो वही नहीं, लेकिन नहीं, यह कमजोरी नहीं थी, यह तो लेखक की मुक्ति थी। लेखक के पांव की उंगली, प्रेमचंद जी के पांव की उंगली लेखक को संकेत करती हुई सी प्रतीत होती है कि जिसे तुम घृणित समझ रहे हो उसकी तरफ प्रेमचंद जी हाथ की नहीं बल्कि पांव की उंगली से इशारा करते हैं। अर्थात परसाई जी जिसको निकृष्ट समझते हैं उसको प्रेमचंद जी, परसाई जी यह सोच रहे हैं कि प्रेमचंद जी जिसे निकृष्ट समझते हैं उसकी ओर हाथ की नहीं बल्कि पांव की उंगली से इशारा करते हैं। अब परसाई जी कह रहे हैं, तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया है? लेखक को लगता है कि वह समझते हैं प्रेमचंद जी की उंगली का इशारा और व्यंग भरी मुस्कान भी वह समझते हैं।
यह भी उन्हें लग रहा है कि वे अर्थात प्रेमचंद जी उन पर या उन सभी पर हंस रहे हैं जो उंगली छिपाए रहते हैं और तलवा घिसाए चल रहे हैं, अर्थात जो आडंबरों की दुनिया में जी रहे हैं और तकलीफ झेल रहे हैं। उन पर जो टिले को छोड़कर बगल से बाजू से निकल जा रहे हैं, वो उसे हटाने का प्रयत्न नहीं कर रहे। अब लेखक कह रहे हैं मैंने तो ठोकर, और प्रेमचंद जी कह रहे हैं मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, अंगुली बाहर निकल आई पर पाँव बच रहा और मैं चलता रहा। उंगली भले ही बाहर निकल आए लेकिन पाँव तो बचा रहा और लेखक चलते रहे। लेखक मीन्स प्रेमचंद जी। मगर परसाई जी के बारे में मानो कह रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है मगर तुम उंगली को ढांकने की चिंता में तलवों का नाश कर रहे हो, तुम चलोगे कैसे? अर्थात तुम्हारा तलवा जो घिस गया है इससे तुम कैसे चलोगे? उससे तो भली मेरी उंगली दिखती है, वही ठीक है। लास्ट में लेखक कहते हैं कि मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली की इशारा भी समझता हूँ और तुम्हारी व्यंग भरी मुस्कान भी समझता हूँ। तुम आडंबरों की दुनिया से दूर सादगी पसंद और सच्चाई से जीने वाले व्यक्ति हो। बस यहीं तक आज इस कहानी को मैंने पूरा समाप्त कर दिया है। इसे अच्छी तरह आप देख लें ताकि मैं इसका क्वेश्चन आंसर आपके पास भेजूं तो आप उसको आराम से समझ सकें।